नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के चौपाल कार्यक्रम में। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए अंक को लेकर। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम आपसे कुछ विशेष मेहमानों की मुलाकात करवा देते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे एफपीओज़ के कुछ सीईओ हैं और कुछ डायरेक्टर भी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूँगी। हमारे साथ हैं हमारी मैम हमारे साथ में हैं, ये है विजयश्री दुबे, मंडला से है, सीईओ हैं कोया पूनम एफपीओ की। मुकेश गरवाल जी हैं पिटलावत झाबुआ से, सीईओ हैं समृत एफपीओ से। द्वारिका सिंह है डायरेक्टर आईएसईडी सर्विसेज के। राजा राम पटेल जी हमारे साथ नरसिंहपुर से हैं, डायरेक्टर हैं निजधरा एफपीओ से। और प्रिंस रंजन है झाबुआ से, सीईओ हैं झाबुआ एफपीओ से। तो ये हमारे सारे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का। नमस्कार। आप सभी को किसान दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी मैम। आज हम जैसे कि जानते हैं कि आज किसान दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक चर्चा करने के लिए बैठे हैं। किसानों के साथ साथ आप लोगों ने काम किया है, एफपीओज बनाए हैं, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किस तरह आप लोगों ने ये यात्रा शुरू की, कैसे काम करते हैं। सबसे पहले मैम हम आपसे शुरू करेंगे कि विजयश्री दुबे मैम, आपने कैसे अपना काम किया है, कैसे आपको प्रेरणा मिली, इसकी कहानी जरा आप ही बताएं। हाँ जी मैम, मैं पहले से आईएसईडी हमारे सिंह सर के साथ जुड़ी हुई थी, तो उनके सानिध्य में एसएफएसी से इसका गठन हुआ, इस एफपीओ का। और ये एफपीओ मंडला ज़िले में है और हम लोग कोदो कुटकी पर और वनोपज पर काम करते हैं। मोटे अनाजों पर आप काम करते हैं। अनाजों पर। हाँ जी, आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल बीमारियां बहुत हो रही है और हम ये सनातनी अनाज को भूल चुके हैं, तो हम वापस चाहते हैं कि लोग जी उसको हम काम करें आगे। हाँ जी, बिल्कुल आगे बात करूंगी। मुकेश गरवाल जी, आप अपने बारे में बताइए और अपने एफपीओ के बारे में बताएं। मैम, हमारा जो एफपीओ है वो ट्राइबल एरिया में है, झाबुआ जिले में। तो वहाँ पे हम लोग कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रहे थे। तो फील्ड में जब जाते थे तो किसान को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। यानी कि उनको जो इनपुट मिलना चाहिए था वो क्वालिटी का नहीं मिलता था, या मिलता था तो उसका दाम सही नहीं मिलता था जी। उसके साथ में जब उनका उत्पाद होता था उसका भी मार्केट में प्राइस नहीं मिलता था। उसको देखते हुए हम लोगों ने किसान उत्पादक कंपनी का गठन किया और अभी वर्तमान में हम लोग बीज उत्पादन में काम कर रहे हैं, जो कि किसानों को सबसे अच्छा बीज मिलेगा तो उसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया कि आप बीज के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। आगे मैं बात करना चाहूंगी द्वारका सिंह आपसे कि आईएसईडी के आप आईएसईडी सर्विसेज के डायरेक्टर हैं, ये कैसे आपने शुरू किया, क्या मोटिव था इसके पीछे काम करने का? आईएसईडी सर्विसेज शुरू करने के पीछे मोटिव ये था कि हम गांव के लेवल पे लाइवलीहुड कैसे प्रमोट करें और वो सस्टेनेबल हो, जिससे कि गांव में रोजगार और स्वरोजगार पैदा हो। तो उसी को लेके हम प्रोग्राम शुरू किए और उसमें जो एसएचजी हैं और जो एफपीओ हैं, इनके अराउंड में हम लोग लाइवलीहुड क्लस्टर निर्माण करते हैं और उनके लिए मार्केट की पूरी व्यवस्था करते हैं। उनके प्रोडक्ट कैसे डेवलप होंगे, प्रोडक्ट मार्केट में कैसे जाएंगे, इन सारी चीज़ों की हम लोग व्यवस्था करते हैं, जिससे कि जो एफपीओ है, जो एसएचजी है, वो पूरी तरह से सस्टेनेबल हो जाए और लॉन्ग टर्म चलता रहे। बिल्कुल, आपने आगे तक की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से आपने आईएसईडी का निर्माण किया। राजा राम जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। नरसिंहपुर जिला गुड़ के लिए मशहूर है, तो मीठा मीठा गुड़ होता है, तो वहाँ पे आपने निजधरा एफपीओ का निर्माण किया, इसके बारे में बताएं। ऐसा है मैम कि हम लोग महसूस कर रहे थे कि हमारी जो फसलें हैं, हमारे जो किसान बंधुओं की फसलें हैं, इनको हम बेहतर बाजार कैसे प्रदान कर सकते। तो इस चीज़ पे हम लोग चर्चाएं तो कर रहे थे, अधिकारियों से भी संपर्क था। क्योंकि मैं 2014-15 से जैविक प्राकृतिक खेती भी कर रहा था, तो हम लोग महसूस कर रहे थे एक मंच मिले हमको जी। तो पता लगा कि एफपीओ की बढ़िया योजना है और इसके माध्यम से हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है, आपने कहा कि हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, योजनाओं का आप लाभ ले रहे हैं। प्रिंस रंजन, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। झाबुआ में आप महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ, और वो भी ट्राइबल की महिलाओं के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, कैसे काम करते हैं बताएं। मैम, एक तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्राइबल्स हैं और वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं जी। वो सपोर्टिव नेचर के होते हैं और प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं। ना ही वो खाद केमिकल्स का यूज करते हैं और ना ही अपने फैमिली में करने देते हैं जी। तो उनका क्या लाइफ वो ज़्यादा जीते हैं जी। तो
उन लोगों को मार्केट नहीं मिल पा रहा था। जी, एक तो बिल्कुल। पहली बात कि उन लोगों की ज़मीन छोटी है, तो उन लोगों को मार्केट नहीं मिल पा रहा था जितना उनको वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हम लोगों ने मिलके डिपार्टमेंट के साथ मिलके तो एक एफपीओ बनाया, झाबुआ किसान उत्पादक नाम से। जी। तो अब उन लोगों को एक मार्केट के तौर पे मार्केट मिल रहा है, उन लोगों को अच्छा इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, और हम सब साथ ग्रुप मिल के काम कर रहे हैं तो ताकि उन लोगों को एक अच्छा वैल्यू एडिशन हो सके। बिल्कुल, वैल्यू एडिशन की आपने बात की है कि अच्छे से अच्छा मिल सके। एफपीओ हमारे बनाना हमारे सरकार की एक बहुत अच्छी रणनीति है कि ताकि जो एक सामान्य किसान है वो भी अपना एक व्यापारी वर्ग की तरह काम कर सके। डायरेक्टर साहब, यही चीज़ है कि एक जो सामान्य किसान है वो एक व्यापार की भी बारीकियां कर सके, उसको एक अच्छा मंच मिल सके, इसलिए आप ये सर्विसेज शुरू करते हैं। सरकार की नीतियाँ किस तरह इसमें काम करती हैं, ये बताएं। सरकार की नीतियां बहुत अच्छी हैं और सरकार ने अभी ये जो नीति शुरू करी है ये स्वावलंबन की स्कीम है। जी। मतलब इसमें हम सक्षम बनाते हैं लोगों को। इसमें मतलब ये कल्याणकारी टाइप की नहीं है कि मतलब जिसमें हमने एक अनुदान दिया और भूल गए, ऐसा नहीं है। ये पूरी तौर पे आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। और जैसा कि सबको पता है कि अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो 2-3 साल 4 साल तो लग जाता है उसके सस्टेनेबिलिटी में। जी। तो सरकार ये मान के चलती है कि 3 साल लगेगा। तो सरकार ने 3 साल तक वित्तीय सहायता इसमें पूरी तरीके से दे रही है। बिल्कुल। और 5 साल तक सहयोग दे रही है, बहुत अच्छा। जिससे कि ये एफपीओ पूरी तरह से सक्षम हो जाए और अपने पैरों पर खड़े हो जाए और अपने एरिया के जितने भी फार्मर हैं उनके उत्पादों को सीधे बाजार से जोड़ सकें और वहाँ पर वैल्यू एडिशन कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें और उस एरिया में बहुत सारा लाइवलीहुड क्रिएट कर सकें। बिल्कुल। ये सरकार का उद्देश्य है। बहुत अच्छी आपने बात बताई कि सरकार चाहती है कि हमारे जो किसान हैं उनको वैल्यू एडिशन होकर अच्छे से अच्छा लाभ मिल सके, दुगना लाभ मिल सके। विजयश्री मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब आपने काम शुरू किया तो सरकार की तरह से कैसे वित्तीय सहायता आपको मिली और कैसे आपने इसको आगे बढ़ाया? ये हमारा ये एफपीओ एसएफएसी है, एसएफएसी की के तरफ से हमको अनुदान मिला हुआ है और बाकी हमारा पूरा सपोर्ट आईएससीडी की तरफ से है हमको। अच्छा, तो महिलाएं, कितनी महिलाएं आप लोगों के साथ काम कर रही हैं इस अभी समय? हमारे साथ में हमने आजीविका मिशन की समूह की महिलाओं को लिया है, तो करीब अभी 240 महिलाएं हैं जो कि अलग अलग समूह हैं, 12 समूह हैं। तो कुछ सब्जियां लगाती हैं, कुछ हमारे कोदो कुटकी के बिस्किट्स का काम है। इस तरीके से सिलाई का भी हमने एक काम अभी स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया। जिससे कि हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, वो घर से बाहर निकले और वो 4 पैसा कमाए तो वो अपने स्वावलंबन के साथ में जिए। मतलब एक किसान महिला आप कह सकते हैं कि बिजनेस वुमेन बनने रही हैं। हाँ, बिल्कुल, जी, क्या हाँ, बात जी, है कि किसान महिलाएं भी बिजनेस वुमेन बनने लगी हैं और इसमें पूरी तरह से सरकार उनको आगे बढ़ा रहा है। तो आई थिंक किसान दिवस के लिए इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती है। मैं आपसे, मुकेश गरवाल जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि समर्थ आप एफपीओ चलाते हैं, तो आपको जब इसको शुरुआत किया है तो इसमें आपने महिलाओं को या स्थानीय लोगों को कैसे जोड़ा? मुश्किल तो आई होंगी ना? हाँ, वो तो मैम ऐसा है कि प्लेटफॉर्म में जब अपन फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे बस वो यही बोलेंगे कि 1000 में क्या होगा, अच्छा, या 1000 में हमको क्या मुनाफा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे हम लोग जब गांव में चौपाल में मीटिंग करते हैं तो वहाँ सबको क्लियर करना पड़ता है कि भाई आपको जो कोई व्यापारी से बीज ला रहे हो या दवा ला रहे हो, खेती से संबंध जो भी सामान ला रहे हो, तो उसका जो बेनिफिट जाता है, मुनाफा, वो उस व्यापारी के घर में जाता है। तो क्यों नहीं कि हम लोग ही कुछ पैसा एकजुट करें और अपना ही दुकान बनाए, अपना ही कंपनी बनाए, ताकि इसका जो प्रॉफिट जाता है वो प्रॉफिट अपने दुकान में जाएगा, जिससे ये होगा कि अपना आमदनी भी अच्छा मिलेगा, बिल्कुल, क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज, अगर प्रॉफिट होता है तो उसका भी हमको रिटर्न मिल सकता है कि भाई हमारे मान लो साल भर में जो काम किया उसका प्रॉफिट आया, तो वो भी हमारे किसानों के बीच में बढ़ सकता है। तो अभी कितने लोग आपके एफपीओ से जुड़े हुए अभी हैं? हमारे 350 किसान कंप्लीट हो गए हैं। बहुत बढ़िया। तो इनका आप एक पूरा ग्रुप बनाकर रखे हुए पूरा ग्रुप बना दिया है और हम लोगों का जो मेन फसल है वो वहाँ पे सोयाबीन, कपास और गेहूं और टमाटर है। तो वर्तमान में हमारे पास जैसे कि टमाटर अब 1 जिला एक उत्पाद में हमको मिला है, पर उसके लिए उसका प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट का बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था जी, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले सीड पे काम करना शुरू करा है। जी है।
तो वहाँ पे हम सोयाबीन का सीड और गेहूं का सीड पे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जिसमें किसानों को हम लोग सीड प्रोवाइड कराते हैं तो बाजार से कम रेट में दिलाते हैं। जी और दूसरा, अगर उनका प्रोडक्शन हुआ उसका पूरा मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग फील्ड तक, जी और उसका उत्पादन होता है वो भी मार्केट से अच्छे रेट में लेते हैं। बिल्कुल दूसरी बात, उनके चौपाल से उनके खलियान से हम लोग लोडिंग करवा लेते हैं, जिससे किसान को वो खर्चा जब मंडी तक आने का वो भी बच जाता है। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। राजा राम जी, आपने अपना निज धारा, आपने एफपीओ बनाया है। ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, कहते हैं जिसका नाम होता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो ब्रांडिंग बनाने में किस तरह से आपने प्रक्रिया होती है आप बताइए, क्योंकि उत्पाद बना लेते हैं लेकिन ब्रांडिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, हमारे किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल आपने सही कहा, ब्रांडिंग एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रक्रिया है। यदि अपने स्वयं के ब्रांड रहेंगे, क्योंकि फ्यूचर सबका बड़ा है और कुछ भी संभव है, जोश और जज्बा है, सही गाइडेंस है तो सब कुछ संभव है। तो उसमें हम लोगों ने बैठ के सुझाव प्रस्तुत पूछे सभी लोगों से, तो कुछ नाम रखने की सोची। तो एक तो हमारा निजधरा नाम है हमारे एफपीओ का, उसमें जैसे हम लोगों की दालें बन रही हैं जी तो जो उच्च क्वालिटी की दाल है उसको सुपर नाम रख दिया है, अच्छा उस बोल्ड नाम रख दिया है। इस तरह से हमने कुछ नाम चूज किए हैं जो अच्छे भी हों और उनके नाम से एक ब्रांड बनता चले धीरे धीरे। तो जी, अगर हमारे कोई किसान नए हैं और वो एफपीओ बना रहे हैं और वो अपना कुछ का ब्रांडिंग करना चाहते हैं, तो उनको आप किस तरह से सलाह देंगे? उनके लिए मेरी सलाह है कि आप एक अच्छा सा नाम चुनें, ऐसा नाम हो जो सुनने में भी अच्छा लगे और एक आकर्षण टाइप का उस नाम में हो, जी ताकि लोग आपके ब्रांड से, नाम से थोड़े से प्रेरित हों। सरकारी प्रक्रिया बताइए, कागजात कैसे फिल करें? कागजातों के लिए उसमें जो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो बेहतर गाइड करेंगे, क्योंकि उनकी भाषा जो है। किस डिपार्टमेंट में जाएं हमारे किसान भाई? उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अच्छा जो हमारे IRCD सर हैं उनके डिपार्टमेंट में भी एक्सपर्ट लोग हैं जी जो ब्रांडिंग में हम लोगों का सहयोग कर सकते बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। आप झाबुआ से हैं प्रिंस, तो जब आप लोगों के बीच में काम करते हैं तो उनके जो चीज़ तो आपने इकट्ठी कर ली वनोपज, लेकिन उसको प्रसंस्कृत करके रखना एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे कैसे आप निपटते हैं? मैम जितने भी केमिकल्स होते हैं तो उन लोगों का हम यूज करते हैं ताकि उनका प्रोक्योरमेंट सही तरीके से हो सके। और खास कर क्या वो आदिवासी क्षेत्र है तो नेचुरल तरीके से एक देसी फ्रीज होता है तो उसका भी हम यूज करते हैं, ताकि वो अपनी सब्जियों को जो भी उपज होता है उनको कम से कम 5 से 6 दिन तक उनके लाइफ साइकिल को बढ़ा सके। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात ये बताई। अब मैं जिस तरह से देख रही हूँ कि हमारे युवा के तौर पे आप हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? मैंने BSc एग्रीकल्चर कंप्लीट किया है। BSc एग्रीकल्चर के आप और किसी उसमें जा सकते थे, लेकिन आपने ये फील्ड क्यों चुना? क्योंकि मैम ये एक बेसिक लेवल पे जुड़ा हुआ है। हमारे देश की आबादी जो है 60-70% वो खेती पे निर्भर करती है। तो मैंने ही पढ़ाई एग्रीकल्चर का किया है जी। तो सर कहीं भी जॉब तो कर ही सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, जो किसानों की जो आधारभूत संरचना है उनको डेवलप करके उन लोगों का फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। तो बेहतर भविष्य देखते हैं आप इसमें? यस मैम, इसमें बेहतर भविष्य है कि किसानों को उपज के सही दाम मिले, उनको सही मार्केट मिल सके, उनकी एक ब्रांडिंग हो। किसान अभी तक क्या होता है मैम कि आपने तो उगा लिया जी, आपने किसी और कंपनी को दे दिया, उसने अपना ब्रांडिंग किया, जो सामान किसान से 40 रुपए जाता है वो एक ऑर्गेनिक के नाम पे या फिर अच्छे ब्रांड के नाम पे वो सामान 180 रुपए 200 रुपए तक वो मार्केट में सेल करते हैं। बिल्कुल, तो उनका प्रॉफिट किसानों को नहीं मिल सकता था, लेकिन अब एफपीओ के माध्यम से वो काम किसानों को बेनिफिट मिलेगा। जो प्राइस हम जितना ज़्यादा हाई रखते हैं, जितना ज़्यादा क्वालिटी पे हम इम्प्रूव करेंगे, उतना ज़्यादा किसानों को बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। इससे सबसे बड़ी ये लाभ है एफपीओ का। बिल्कुल। आप राजा राम जी, आपने कुछ प्रोडक्ट लाए हैं, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं कि किस तरह से उत्पाद हुआ। गुड़, जो नरसिंहपुर का तो वैसे भी फेमस है, गुड़ दिखाइए, थोड़ा सा उठाइए उससे अपने। जी हाँ, ये गुड़ क्या है, इसकी खासियत बताएं। ये गुड़ है, विशेषता इसकी ये है कि यदि हम इसको मंडी में बेचें हमारे किसान भाई, तो निश्चित है मंडी में जो मिनिमम दाम है या मैक्सिमम दाम है मंडी के रेट, उसी को वहाँ पर मिलना होता है। लेकिन जब हमने इसको प्रोसेस किया, इसकी बढ़िया पैकिंग कर दी, एक स्टिकर ये निजधरा का आप देख रहे हैं, इसमें रियल फूड वगैरह हम लोगों ने जैविक
आजकल फूड की बहुत ज्यादा मांग है, तो क्या ये जैविक है? बिल्कुल ऑर्गेनिक। कैसे माने कि ऑर्गेनिक है? इसमें हम लोगों ने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। सर्टिफिकेशन लिया है। किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सर्टिफिकेशन लेते हैं वो भी जरूरी होता है काम करने के लिए, प्रोडक्ट के लिए। दाल के बारे में थोड़ा बताएं हमारे किसान भाइयों को, दाल कैसी है? दालों में हमने विभिन्न प्रकार की दाल है, तुअर की दाल, मूंग की दाल, और हमारे यहाँ की तुअर की दाल तो वैसे भी बहुत फेमस है। माना अल्लाह की कृपा है सब किसानों पर। उसका स्वाद और टेस्ट और पकने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत इजीली है। तो उनको हम लोगों ने दाल बनवाई और उसमें भी विभिन्न रेंज वगैरह बनवा दी हैं। जी जी। तो उस हिसाब से हम लोग उसकी पैकेजिंग करके और उसको उपभोक्ताओं तक, बाजार तक सहजता से पहुंचा रहे हैं। महिलाओं के साथ आप अचार बरी पापड़ का भी करते हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं हमारे किसान भाइयों को। हमारे जो किसान महिलाएं हैं या पुरुष और महिलाएं दोनों एफपीओ में जुड़े हैं, तो महिलाओं को रोजगार देने के लिए हम लोगों ने बड़ी, पापड़, अचार, इस तरह के जो सहजता से घर में गृहिणियां काम कर सकती हैं, बना सकती हैं, उस तरह के हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाए हैं। और निजधरा एक एफपीओ जो प्लेटफॉर्म सब लोगों को मिल गया है, जो भी इससे जुड़े हैं और जोड़ते जा रहे हैं हम लोग, तो वो एक मार्केटिंग का उनको बहुत अच्छा फायदा उनको मिल जाता है। उनका काम हो गया घर पे बनाने का, एफपीओ के माध्यम से उनको बाजार की चिंता नहीं रहती, एक बेहतर दाम उन तक पहुंचा मिल जाएगा। मैं आपसे द्वारिका सिंह जी जानना चाहूंगी कि आप क्योंकि आईएसडी की सर्विसेज के माध्यम से काम कर रहे हैं, इन एफपीओस को बेहतर मार्केट मिल सके तो हम अपने बाजार हैं, वन मेला हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं, इनमें हम भेजते हैं, कैसा रिस्पांस मिलता है, इसके बारे में आप हमें बताएं। नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है जी। और इसमें जितनी अच्छी ब्रांडिंग होती है या पैकेजिंग होती है और ग्रेडिंग होती है, तो उतना ही अच्छा रेट मिलता है। जैसे दाल में अगर कह लें कि नॉर्मल दाल अगर हम रखते हैं तो 80 रुपए के आसपास मिलती है। वही दाल अगर हम ग्रेड करके और शॉर्टेक्स करके सेम कलर और सेम साइज का कर देते हैं तो 200 सवा 200 रुपए किलो तक चली जाती है। तो उत्पादन के और प्रोसेसिंग के साथ साथ हमको पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ता है और ग्रेडिंग के ऊपर और कलर शॉर्टेक्स के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ता तो है। अगर आपके एफपीओस में कोई परेशानी आ रही है किसी चीज को लेके, चाहे वो ब्रांडिंग को लेके हो सकती है, छनाई बिनाई को लेके हो सकती है, पैकेजिंग को लेके हो सकती है, तो आपकी जो सर्विसेज हैं वो आप उनको प्रोवाइड कराते हैं, उनमें कैसे हेल्प करते हैं आप उनको? हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट डेवलप हुआ जी। तो पहले तो हम ये फोकस करते हैं कि प्रोडक्ट डेवलप हो। जी बिल्कुल। जब प्रोडक्ट डेवलप होता है तो उस प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी पैकेजिंग डिजाइन करते हैं और आसपास की 4-5 एफपीओ के लिए हम पैकेजिंग का एक यूनिट वहीं पर लगा देते हैं। बिल्कुल। और उनको पैकेजिंग की पूरी ट्रेनिंग दे देते हैं कि कैसे पैकेजिंग करना है, पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से मिलता है, तो उनका पूरा पैकेजिंग का सिस्टम हो जाता है। और वहीं पर एक कलर शॉर्टेक्स छोटी मशीन लगा देते हैं, तो जो भी उनकी प्रोसेस्ड चीजें हैं वो कलर शॉर्टेक्स में आ जाती हैं और पूरा एक सरीखे कलर का दाना पूरा आ जाता है, तो उनका जो दाम होता है करीब करीब डबल हो जाता है। हम बात करेंगे आपसे मुकेश गरवाल जी, आप झाबुआ में हैं और समर्थ इसका नाम रखा आपने, इसका क्या मतलब होता है और कैसे आपने इसको सोचा, ये थोड़ा सा बताएं। मैम हम जब शुरुआत में हम लोगों ने जब कंपनी बनाने का प्लान बनाया तब ज़्यादा किसान नहीं थे, हम लोगों के पास 10-12 किसान थे। और जब सीए से मिले तो सीए ने ये बोला आप पहले तो नाम डिसाइड करो कि आपको किस नाम से कंपनी बनाना है। तो सबने बोला कि क्या है क्या नहीं, किसी ने कुछ और बोला, किसने, एक दो किसान ने बोला कि नहीं समृद्ध ठीक है, कि किसान को समृद्ध करना है, नहीं उसके आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना है। जी जी। तो उस बेस पे हम लोगों ने समृद्ध नाम दिया। बिल्कुल। मुकेश जी, अगर कोई हमारे किसान भाई हैं, स्थानीय स्तर के हैं और वो अपना एफपीओ बनाना चाहते हैं, तो आप बताइए कि उनको क्या करना चाहिए सबसे पहले? अगर इसमें बात करें, अगर शासन की योजना के तहत बनाना है तो इसमें हम लोगों को नाबार्ड है, एसएफएससी है जी। या हॉर्टिकल्चर है, इन डिपार्टमेंट के माध्यम से जुड़ के इसको हम ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी जो जैसे हमारा आईसीडी है, इस माध्यम से कई ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोड्यूसर कंपनियां बनवाती हैं। अगर हमको बेसिकली अगर शासन की योजना के तहत नहीं बनाना है
तो हम किसान मिलके एक चार्टर्ड अकाउंट के पास में जाके और उसको विधिवत कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये बात बताई, आप जैसे आप भी युवा हैं और आपने एफपीओ पे काम करना शुरू किया, किसान से बढ़ के, आप किसान तो हैं ही, साथ में आप व्यापारिक तौर पे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो भी अभी भी बोलते तुम ये क्या करने जा रहे हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप लोग भी इस बात से मेरे ख्याल से जूझते होंगे, है ना, क्या करने जा रहे हो, अभी वही करो, खेती कर लो, कहाँ बाजारों में घूम रहे हो। तो पुरानी सोच में कैसे परिवर्तन आया, क्या अब सहयोग मिलता है उनका? नहीं, अभी तो मेरे पिताजी तो ये बोलते हैं कि ये सब प्राइवेट जॉब या समाज सेवा का काम छोड़ के गवर्नमेंट में अप्लाई करो। अच्छा। पर मैं चाहता हूँ कि गांव में रह के गाँव के किसानों के साथ में हमारा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे वो काम करने में रुचि आता है और मैं कहीं पे भी अप्लाई नहीं करता हूँ, ना गवर्नमेंट में करता हूँ ना कहीं और कंपनी में। मतलब काम करने की इच्छा है अभी भी, मतलब परेशानी है। हाँ, वो उनका महिलाओं तो का थिंकिंग कितना है। ग्रुप है आपके पास? हमारे पास 3 ग्रुप हैं जुड़े तीन हुए। ग्रुप, 3 ग्रुप में कितने लोग हैं? 36 लोग हैं, तो उसमें 3 ग्रुप 10-10 का है, जी। महिलाएं एसएचजी और 2-4 महिलाएं एक्स्ट्रा भी जुड़ी हुई हैं। जी जी जी। हाँ, तो महिलाओं को क्या काम देते हैं आप? अभी तो वर्तमान में हम लोग स्पेशली कोई काम नहीं दिया है, पर हम लोग सीड प्रोडक्शन में सबको इन्वॉल्व किया है। सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको नई चीजें सिखा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ विजयश्री मैम कि जब आप महिलाओं के साथ काम करती तो फिर वही बात होती है कि कई बहनों के तो बहाने हो जाते हैं, हाँ, जी। बच्चे भी हैं हमारे, तो घर में पति है तो घर का काम कैसे करेंगी, और फिर तीज त्योहार का मौसम हो जाता है। हाँ तो जी। कैसे इन परेशानियों से आप जूझते हैं और फिर उनको निकाल के लेके आते मैम, हैं? हमको है ना उन इसमें सामंजस्य बिठा के काम करना पड़ता है, क्योंकि कई घरों में महिलाओं को घर से निकलने की भी इजाज़त नहीं बिल्कुल, होती है, बिल्कुल। उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, वो जैसे तैसे किसी भी तरह मैनेज करती हैं। तो कभी हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, कभी उनकी इन लॉ सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम उनके घर जाते हैं, उनके घर में चर्चा करते हैं, उनके घर में बैठते हैं तो घर वालों को फिर थोड़ा सा समझाते हैं, तो उनको विश्वास होता है कि हाँ अच्छी बात है कि, और उनको थोड़ा सा ये सामाजिक इसमें और महिलाएं भी निकल रही हैं घर से बाहर, आपके पड़ोस की महिला आगे बढ़ रही हैं, तो बढ़ती हैं धीरे धीरे। हाँ, तो देख अच्छा, एक चीज और होता है कि जब महिलाएं बढ़ती हैं आगे और काम करती हैं, जब पैसा आता है उनके हाथों तो में, बड़ी खुशी होती तो है, चेहरे पे बहुत खुशी होती हाँ, होगी। खुशी होती है, और घर के लोग भी फिर सपोर्ट करने सपोर्ट लगते करें। कोई ऐसा वाक्य बताइए, कोई ऐसी घटना याद आ रही हो आपको कि किसी महिला के साथ ऐसा हुआ हो कि पहले विरोध हुआ होगा, फिर अब जाके उनके साथ में अच्छा हुआ है? अब ऐसी तो बहुत घटनाएं होती है धीरे धीरे। हमारे इधर एक थी, वो ऐसा तो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, फिर उनके घर में भी यही था, जब पैसा हाथ में आया। अभी छोटी सी बात है कि अभी हम कृषि मंथन में आए, कृषि मंथन में ही हमने कोदो के ये स्टॉल लगाई थी, इसमें हमारा थोड़ा सा कोदो बिक भी गया। वो उतनी सी छोटी सी राशि ही उनके लिए बड़ी मतलब इतना सपोर्ट कर गई कि उनके घर के लोग पहले कह रहे थे कहाँ जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कौन लेके जा रहा है, हाँ। इस तरह के। और जब वो लेकर हाथ में, जब वो छोटी सी राशि थी, जबकि 1,500 रुपए थे, हाँ। और लेकिन जब 1,500 रुपए उन्होंने घर में दिए, उसी में उनके घर में खुशियां आ गई। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है किसान भाइयों की, महिला सशक्तिकरण तो आगे बढ़ रहा है। साथ ही ये चीज़ है कि एफपीओ के माध्यम से हमारी जो किसान बहनें हैं वो आगे बढ़ रही हैं, और जिस तरह मैम बता रहे हैं कि जब उनके हाथ में पैसे आते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होती है, तो उनकी चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। प्रिंस, यही चीज़ हम आपको देखना चाहेंगे, क्योंकि जो वन्य जीवन होता है, ग्रामीण जीवन होता है, आदिवासी जीवन होता है, बहुत सहज सरल और कम में अपना निर्वहन कर लेते हैं, लेकिन आधुनिकता की तो वहाँ पर भी मार पड़ रही है, लोगों की प्रकाश खींच रहा है। तो जब ऐसे समय में उनके पास पैसा हाथ में आता है, तो उनके अंदर क्या बदलाव देखने को आपको मिलता है? मैम, वो क्या, फिर वो डेवलप सीट पे जाते हैं कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, जी बिल्कुल, और आगे बढ़ना है, तो इस सब चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन पे भी जाते हैं, क्योंकि जो अभी तक भी हल से ही लोग वहाँ पे जुताई बिनाई करते हैं और हाथ से ही करते हैं, तो जब उनके पास पैसा आते हैं, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है, तो वो लोग और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और हम लोगों को जो मैम एफपीओ बना हुआ है, तो हमारे जो सीबीबीओ हैं उनकी तरफ से भी एक ऐप का सपोर्ट मिल रहा है, ताकि हम जो डेली विजिट कर रहे हैं तो उनका एक रिपोर्ट में सही तरीके से रिपोर्ट बन सके, कहाँ पे जा रही है। हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट बनता है हर महीने का कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है। तो उसमें मैम हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे अभी हम झाबुआ जिले से काले चने का काम कर रहे हैं, और हमारे इधर यूनिवर्सिटी से मात्र मैम 4 दाने मिले हुए थे, तो वहाँ की महिलाओं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, हमारे लिए सबसे
प्लस पॉइंट क्या हुआ जी उस चीज़ को डेवलप करने के लिए कि आप मध्य प्रदेश के और जिले में भी ले लीजिए तो वहाँ पे क्या केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज होता है। लेकिन हमारे झाबुआ जिले में जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके हस्बैंड क्या होते हैं वो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए। ठीक है। तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी का एडोप्टेशन नहीं किया वो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि हमारे पास नेचुरल वो जो वहाँ से गायब हो रहे थे उसको हम लोगों ने डेवलप किया। ठीक है। 4 दनस में हम 8 क्विंटल तक हम लोग काले बहुत चने बड़ी को बात आपने पहुंचा बताई है चुके ये हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए कि 4 दाने से उन्होंने काले चने की वो प्रजातियों को और डेवलप किया और 8 क्विंटल तक आज अब ये पहुंच पाए हैं और उस प्रजाति को उन्होंने डेवलप कर लिया है, उसको विकसित कर लिया है और संजो के रखा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब पढ़ाई का स्तर बढ़ा है और इसको कृषि को भी की पढ़ाई जो है वो वहाँ पे एड ऑन हो रही है। हाँ जी मैम। लोग वहाँ के बच्चे अभी अब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और हम सब जैसे हम यहाँ काम कर रहे हैं तो वो लोग सीख रहे हैं कि एफपीओ क्या है, कैसे काम करता है, तो उनका भी अब इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। पहले वो जो सब बटे बटे रहते थे, अपना काम किया, मार्केट में सेल किया, बस वो काम खत्म। लेकिन जब हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, ये भी मैम कि हमारे पास जो है वो 100% आदिवासी महिलाओं का ही समूह है। बढ़िया। हमारे पास 330 प्लस महिलाएं हैं जो बहुत इसमें- बड़ी बात है। और डायरेक्टर्स भी वही महिलाएं ही हैं। क्या बात जो है। इनको डेवलप कर रही है। जी हाँ। उनके साथ मार्केट जाना, अच्छा। चर्चा करना, डिस्कशन करना कि हमारे हाँ, क्या क्या हाँ। प्रोडक्ट होंगे, उनको अच्छा। कैसे मार्केट में प्रमोट करना है। अरे वाह। हम लोगों ने मैम वहाँ पे मशरूम किया, ऑयस्टर मशरूम किया, बटर मशरूम किया। वहाँ पे लोग उनको जंगली समझ के नहीं खाते थे। अच्छा। लेकिन अब जब उन लोगों को बता रहे हैं कि हाँ ये आप नॉन वेजिटेरियन का रिप्लेसमेंट है, अच्छा। उनको टेस्ट करवाया, डेमोन्स्ट्रेशन करवाया, तब उन लोगों का डिमांड जनरेट हो रहा है और वो लोग खुश हो रहे हैं कि मैंने कुछ नया किया। क्या बात है कि यह ग्रामीण महिलाएं, आदिवासी जो महिलाएं हैं वो अब लोगों से बात कर रही हैं, अपनी चीज़ों को समझा रही हैं और डेमोन्स्ट्रेशन भी दे रही हैं। सरकार की नीतियों से क्या प्रभावित हुए हैं लोग? उनको ये समझ में आया है कि सरकार उनके साथ साथ है? हाँ जी मैम, क्योंकि इसमें सर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, केवीके हो गया, तो उनका भी सपोर्ट रहता है। समय समय पर ट्रेनिंग हो गया, हमारे SBBU हैं उनका सपोर्ट रहता है, किस तरीके से ट्रेनिंग लेनी है, कौन सी फसल करना चाह रहे हैं, किसका डिमांड है, कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ का एक कोलैबोरेशन के साथ FPO बना हुआ है। तो हर एक डिपार्टमेंट से जब सहयोग मिलता है तो उन लोगों को भी लगता है कि उनका सही काम हो रहा है, उन लोगों को जल्दी होता है। जी बिल्कुल। और एक FPO का बेनिफिट मैम ये मिला जनरली हमारे इधर महिलाओं को कि जो भी सरकारी योजना आती है तो क्या होता था कि पहले वो उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी। जी बट जब हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया, बिल्कुल। क्योंकि FPO में डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, उनका आधार कार्ड, बैंक का हो गया, फोटो हो गया, जमीन का खसरा हो गया, तो ये सब रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो वो डायरेक्ट जुड़ने लगे हैं उससे? हाँ, डायरेक्ट जुड़ने लगे हैं। और हम जैसे ही हमारे पास योजना आती है तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है बार बार उनके पास ले जाना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट सबमिट होकर एक बार फोन कॉल बात हुई कि आपको ये योजना आई हुई है, आप इसका लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं? बोलते हैं हाँ सर लेना चाहते हैं, क्यों नहीं? बस उनका डॉक्यूमेंटेशन 100% वहीं से कंप्लीट हो जाती है। क्या बात है तो कि अब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने लगे हैं और साथ में शासन से जुड़ने लगे हैं, शासन की योजनाओं से जुड़ने लगे हैं और नीतियों से जुड़ने लगे हैं। राजा राम जी क्या कहना चाहते हैं कि कैसे और विकसित होना चाहिए और किसान आगे बढ़े? बिल्कुल, इसमें थोड़े से एजुकेशन वाले जो किसान हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज तो लगभग बहुत अच्छे वहाँ पर भी खेतों से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पढ़े लिखे आ रहे हैं, तो उन लोगों को इस दिशा में जोड़ने की ज़रूरत है और वो जुड़ भी रहे हैं। दूसरा बात कि व्यापार अपना जितना भी है ज़्यादातर कृषि से जुड़ा है किसी न किसी रूप में जी। तो इस तरह के तमाम अवसर इन कंपनियों के माध्यम से जो शासन की योजना चल रही है उनके माध्यम से उनको रोजगार खड़े करने में बहुत सहयोगी होगा। बिल्कुल, तो आगे आके काम करें सब। आगे आके काम कर सकते। बिल्कुल। आप द्वारिका सिंह जी आप बताएं कि IICD किस तरह चाहती है कि और आगे काम हो और सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले, आप चलें और उनके साथ? नहीं, सरकार पहले भी कंधे से कंधा मिला के चल रही है जी। और FPO को बहुत अच्छा सहयोग दे रही है और इसको थोड़ा आगे ले जाने की और ज़रूरत है। और हम लोग भी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि राज्य स्तर पे ऐसा एक सेंटर बनाया जाए, बिल्कुल। जो जनवरी में हम लोग करेंगे जी। कि सभी FPO को समान रूप से सारे अवसरों का लाभ मिल पाए। बिल्कुल। क्योंकि अभी कुछ FPO को मिल पाता है, कुछ को नहीं मिल पाता है। जो जागरूक हैं वो तो ले लेते हैं फ़ायदा, जो नहीं जागरूक हैं उनको समझ में नहीं आता कहाँ से फ़ायदा लेना है, क्या लेना है। तो हम लोग एक सेंट्रल पॉइंट बना रहे हैं कि जहाँ से ये सारा फ़ायदा मिल पाएगा। और इसी तरह से सरकार भी एक सेंट्रल बना रही है और अभी उसको चालू करने वाले हैं सरकार भी। तो इस तरह से FPO को एक जैसा सारा चीज़ मिल पाएगा। और हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि
सारे एफपीओ को मिला के एक ब्रांड बनाया जाए। जी। जैसे पतंजलि है और इस तरह से है, तो किसान के यहाँ तो दवाई भी होती है, आयुर्वेद भी होता है, जी, जी। फूड भी होता है और टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। तो हम सबको मिला के, जैसे पतंजलि बहुत सारी चीज़ों में काम करती है, आटा भी बना रही है, राइस भी बना रही है, सब कुछ कर रही है और दवाई भी बना रही है। तो ऐसे हमारे एफपीओ के भी ब्रांड हों जी। और हर एरिया में हों, जी। तो उनका बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां काम कर रही हैं और सभी उत्पाद बना रही हैं, वैसे हमारे एफपीओ जी। भी अपने उत्पाद बनाएं। जी। जी बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहेंगे मुकेश गरवाल जी कि आपका क्या कहना है, आप और क्या कहना चाहेंगे अपने किसान भाइयों से? अभी हम लोग मैम आगे और नया काम जब हमारा ये सेटअप हो गया है, तो आने वाले समय में हम लोग डेयरी फार्मिंग पे जाने का प्लान बहुत बना है। बढ़िया है। कारण क्या है कि किसान को खेती का जो फसल होता है वो सीजन में 2 बार, मतलब साल में 2 बार या 3 बार ही बेचना मिलता है और उसको पैसा आता है। तो हम लोग जो बचा समय में फार्मर खेती के साथ साथ में उसका वेस्ट का पशु चारे में उपयोग करें और उसका डेयरी फार्मिंग के माध्यम से हम लोग उसका कलेक्शन सेंटर खोलेंगे और किसान को रोज आय मिले। बहुत बढ़िया, मतलब योजनाएं तैयार हैं आपकी। प्लानिंग तैयार है। बिल्कुल। विजयश्री मैम, आप बताइए महिलाओं के लिए कैसे आगे क्या करना है, क्या सोचना है, क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं के छोटे छोटे जो हमारे स्व सहायता समूह हैं, समूह बना के उनको विभिन्न प्रकार के काम करवाएं, जैसे साबुन बनवाएं, क्योंकि हमारा वनोपज का एरिया है। हमारे वन में तो भंडार मतलब बिल्कुल। इतनी चीज़ें हैं और सारे, मैं चाहती हूँ कि हम हमारे नेचुरल हर्ब्स की सारी चीज़ें बनी जाए, जैसे कॉस्मेटिक्स में भी, हाँ। तेल में भी, जी, जी, और जी। महिलाओं का सौंदर्य या प्रसाधन या आर्टिफिशियल और केमिकल चीज़ें ना हो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समूह बनाकर इस तरह की चीज़ें, फिर फूड प्रोसेसिंग में अचार बनाया जाए, बड़ी पापड़, मतलब काफ़ी है, अथाह है करने को, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और करने को तैयार है। हाँ, महिलाएं तैयार तो हैं मतलब हमारे विजयश्री मैम तैयार हैं, हमारे एफपीओस के डायरेक्टर और हमारे उनके सीईओस तैयार हैं। तो किसान दिवस पे आज हमने एक बहुत अच्छी विस्तृत चर्चा की। हमारे मेहमान हमारे साथ में थे कि किस तरह इन्होंने अपना काम किया है, सरकार इनके साथ काम कर रही है और इन्होंने भी ठान लिया है कि अब आगे बढ़ना है और किसानों की आय को दुगनी करना है। आप सभी मेहमान हमारे बीच में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आज का कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें हम करेंगे चौपाल चर्चा। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, चौपाल चर्चा में हम देश के अलग अलग गाँव में भ्रमण करते हैं, वहाँ के किसानों का हालचाल जानते हैं और वहाँ के किसानों की जो अच्छी किस्म की खेती किसान लोग कर रहे हैं, उनके अनुभवों को आपसे सबके साथ साझा करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आए हैं ज़िला विदिशा के एक गाँव गोबरहिला में। यहाँ पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं कृषि महाविद्यालय गंज बसौदा से पधारे हुए विशेषज्ञ एवं वैज्ञानिक। तो आज इस गांव के किसानों से हम चर्चा करेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और जानेंगे उनकी खेती किसानी के हाल, और विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे उनकी समस्याओं के बारे में और समाधान पाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबके परिचय के साथ। तो परिचय दीजिए प्लीज़। मैं ब्रजकिशोर राठी, ग्राम गोबरहिला का कृषक हूँ। मैं सभी जो है इन दिनों गेहूँ, चना, मसूर इसकी खेती करता हूँ। बाकी जो है सोयाबीन, उड़द। मैं डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय गंज बसौदा जिला विदिशा से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय गंज बसौदा से। मैं शिवानगी राठी, ये ग्राम गोबरहिला से। मैं घनश्याम जामलिया, कृषि महाविद्यालय गंज बसौदा से, शस्य विज्ञान विभाग से। किसान भाइयों सभी का परिचय हो चुका है। हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे यहाँ पे उपस्थित हैं कीट विशेषज्ञ डॉक्टर गर्ग सर और पादप रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि रबी मौसम का यहाँ पे टाइम चल रहा है, किसान हमारे बहुत सारे खेती में जो रबी मौसम की फसलें हैं उनको बो चुके हैं। तो अब क्या क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए किसान को, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। और किसान भाई अपने अपने प्रश्न किसानों से, उसके एक्सपर्ट से करेंगे। तब तक एक्सपर्ट से हम एक जानकारी ले लेते हैं छोटी सी कि अभी कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है और कौन कौन सी अभी सावधानियाँ किसानों को रखनी है। पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा अधिष्ठाता महोदय डॉक्टर गर्ग सर से।
सर किसानों को बताइए कि अभी कौन कौन सी सावधानियां किसानों को रखनी चाहिए जिससे कि उनमें कीटों का प्रभाव कम पड़े। जैसे अभी वर्तमान में किसान भाइयों ने सरसों, गेहूं, चना, मसूर, मटर इनकी फसल लगाई हुई है, तो किसानों को क्या है, अभी से अपने खेतों की निगरानी करते रहना है। निरीक्षण करते रहेंगे तो उनको पता लगेगा कि यहाँ पर कीड़े की समस्या है या बीमारी की है, या हमें कोई खाद का छिड़काव करना है, उर्वरक का, या सिंचाई करना है। तो किसान भाइयों को यदि खेत का निरीक्षण करते रहेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कीड़े की समस्या आ रही है। यदि कीड़े की समस्या आती है तो फसल में जो कीड़े आते हैं उनके हिसाब से उनको फिर उनके नियंत्रण के लिए दवाइयों का स्प्रे करना आवश्यक है। किसान भाइयों, देखा आपने कि अभी आपको कौन कौन सी चीज़ों की ध्यान रखना है जिससे कि कीटों का प्रभाव किसानी में कम पड़े या फसलों में कम पड़े। अब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, डॉक्टर आर श्रीवास्तव से जानेंगे कौन कौन से रोग अभी नई फसल में आते हैं, उनका कैसे आप बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर नमस्कार। जैसे कि ये जो रबी सीजन है, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूं और इस विदिशा ज़िले के, तो ये सबसे महत्वपूर्ण मौसम माना गया है फसलों के हिसाब से। ये जो है मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र के जो किसान भाई हैं वो चना, गेहूं, सरसों और मसूर की खेती काफ़ी मात्रा में करते हैं। और जो दलहनी फसलें हैं इनमें मुख्यतः रोगों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। इन रोगों की पहचान किसान भाई समय पर करें, क्योंकि उकटा रोग जो है चने की फसल, मसूर की फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि वे रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें, साथ में बीजोपचार का प्रयोग करें और अंतर्वर्ती फसल के रूप में चने के साथ अलसी अवश्य रूप से लगाएं। जहाँ तक गेहूं की बात है तो गेहूं की उन्नत किस्में इस क्षेत्र में लगातार लग रही हैं। इन किस्मों में अभी मुख्य रूप से जो समस्या लगातार देखने को मिल रही है, कंडवा रोग का प्रकोप खड़ी फसल में देखने को मिलता है। साथ में कुछ क्षेत्रों में जो है रस्ट की भी समस्या देखने को मिल रही है। तो इन बीमारियों को सबसे पहले किसान पहचाने और उसके लिए जो अनुशंसित फफूंदनाशक दवा है उसका प्रयोग अगर करेंगे तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। सरसों इस क्षेत्र की एक नई फसल है, काफ़ी अच्छी पैदावार दे रही है। मुख्य रूप से जो है सिर्फ सरसों की देखभाल की इस समय आवश्यकता है। ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप इस क्षेत्र में अभी सरसों में देखने को नहीं मिल रहा है। तो किसान भाइयों, देखा आपने कौन कौन सी अभी मुख्य बीमारियां फसलों में आ रही हैं, उनका बचाव आप किस प्रकार से कर सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर किसान लोग भी काफ़ी उपलब्ध हैं, काफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ के किसान राठी जी से मैं जानना चाहूँगा अभी कौन कौन सी फसलें उन्होंने लगाई हुई हैं और फसलों में अभी क्या कौन कौन सी बीमारियों लक्षण देखने को मिल रहे हैं या कौन कौन सी कीट देखने को मिल रहे हैं। राठी जी। डॉक्टर साहब से मेरा ये कहना है कि इस साल हमारे यहाँ विदिशा ज़िले में सरसों की खेती अपेक्षाकृत बहुत अधिक बोई गई है और मैंने भी बोई, आज 20 दिन की हो गई है। तो सरसों की खेती में शुरू में 20 दिन में या 1 महीना में पानी कब देना चाहिए, दूसरा क्या कीट व्याधि आएगी जिससे कि हम फसल को सुरक्षित रख सकें, अधिक से अधिक उत्पादन मिले। राठी जी, अभी आपकी फसल 25 दिन की हुई है, तो हमको 25 से 30 दिन में सरसों की फसल में एक हल्की सिंचाई करना चाहिए। हल्की सिंचाई करने के बाद हमको ऊपर से यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी फसल की अच्छी बढ़वार होगी। साथ में हमको ये देखते रहना है कहीं हमारे यहाँ माहू का प्रकोप तो नहीं हो रहा है। यदि ये माहू का प्रकोप हमारे यहाँ होता है तो हमको फिर रासायनिक दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, यदि आपको पानी की आवश्यकता लगती है तो हमको 50 से 60 दिन में दूसरा पानी सरसों की फसल में देना चाहिए। किसान भाइयों, देखा आपने सरसों खेती जो लोग किसान भाई कर रहे हैं उन किसान भाइयों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी कीट अभी आने वाले हैं या सिंचाई किस समय पे करना है। डॉक्टर साहब ने एक अच्छी जानकारी किसानों को दी। अब मैं बढ़ना चाहूँगा हमारे और किसान भाइयों के पास, उनसे पूछूंगा कि आपके क्या प्रश्न हैं जो आप एक्सपर्ट से कर सकते हैं। महेश गोस्वामी गोबरहेला जी, आप क्या प्रश्न है आपका? जी, ये तेजस्वी बोई है, 15 दिन की हो गई है, तो इसमें कितने पानी देने चाहिए और कितना उपज होगी ये? आपका जो प्रश्न है कि चने में चूँकि ये फसल जो है 15 दिन की हो गई है, इस समय चने में जो है मुख्य रूप से उकटा रोग का प्रकोप दिखाई देगा। और उकटा रोग की जैसे कि पहचान की मैं बता दूं कि बीच बीच में पौधे पीले पड़कर सूख जाएंगे। इन बीमारी से बचाव के लिए
बीज उपचार का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। खड़ी फसल में यदि ये बीमारी जैसे देखने को मिल रही है तो उसमें कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें तो ये बीमारी फैलने से रुक जाएगी। किसान भाई, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। तो उसका जवाब देंगे डॉक्टर गर सर। गेहूं की फसल जैसे आपकी 15 दिन की हुई है, पहली सिंचाई गेहूं की फसल में आपको 21 दिन बाद करना है। सिंचाई करते समय ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि खेत में पानी भरना नहीं है। पानी को इस तरह लगाना है जिससे खेत में पानी का भराव ना हो। और सिंचाई करने के बाद आप 2-3 दिन बाद खेत में जाएं तो आपके केवल पैरों के निशान बन रहे हो, उस समय खेत में आप ऊपर से यूरिया का छिड़काव करें। और यूरिया की मात्रा जितनी बार आप सिंचाई करेंगे, जैसे पूसा तेज लगाया है तो आप 3 से 4 पानी दे सकते हैं यदि आपके पास पानी की उपलब्धता है। पानी की उपलब्धता है तो दूसरा पानी आपको 45 से 50 दिन में लगाना है, तीसरा पानी आप 65 से 70 दिन में लगा सकते हैं। लेकिन यूरिया की मात्रा आप जितनी बार देंगे पानी के साथ और पानी के बाद में देना है, उतनी आपकी फसल अच्छी होगी और आप अच्छा गेहूं का उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। हमारे और भी किसान भाई जिन्होंने तेजस वैरायटी का गेहूं लगाया है, उनको ये जानकारी मिल गई होगी कि उनको सिंचाई कब कब करनी है, कौन कौन सी उसमें बीमारियां आती हैं और कौन कौन से उनके बचाव के उपाय हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले अपने किसान की ओर, उनसे पूछते हैं उनका प्रश्न क्या है। मैं शत्रुघ्न सिंह गुर्जर, कृषक। मैं गेहूं के खरपतवार प्रबंधन के बारे में पूछना चाहता हूं, कैसे करें। जैसे कि हमारे किसान का प्रश्न है कि खरपतवार कौन कौन से होते हैं, इसका उत्तर देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में उपलब्ध हैं यहाँ पे डॉक्टर जामलिया जी। देखिए, गेहूं में खरपतवार की जो समस्याएं होती है उसमें सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार आते हैं। उसमें जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं उसमें बथुआ हो गया, कृष्णनील, हिरनखुरी और सफ़ेद सेंजी, पीली सेंजी और कई प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आते हैं। और सकरी पत्ती में उसमें मुख्यतः समस्या फेलेरिस माइनर, जिसे गेहूं का मामा बोलते हैं या गेहूं सा भी बोलते हैं, जंगली जई और मोथा, और उसमें दूब घास की भी समस्या हो सकती है। तो इनके नियंत्रण के लिए हमें 2 प्रकार से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। हम इसका प्री इमरजेंसी के रूप में इस्तेमाल नियंत्रण कर सकते हैं, जिसे हम इसमें पेंडिमेथिलिन जो दवा है वो बुआई के पहले, लेकिन अंकुरण के पहले उसको छिड़क देना चाहिए। उसको हमें बुआई के बाद 72 घंटे के पहले उसका स्प्रे कर देना चाहिए। यदि खड़ी फसल में हम बात करें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए, तो हमें 2,4-D अमीन साल्ट का 3.33 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए मेटसल्फ्यूरान, जिसकी बहुत कम मात्रा है, 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है जैसे हिरनखुरी, उसकी समस्या आती है, तो उसके लिए कॉन्फेंट्राजोन जो 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो इस पर इसका अच्छा प्रभाव होगा। और हम बात करें यदि सकरी पत्ती वाले, तो हमें गेहूं में सिलेक्टिव हर्बिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। हम उसमें क्लोडिनोफॉप, प्रोपार्जिल, जिसका 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होता है। इसके अलावा उसमें हम पिनोक्साडेन और फिनोक्साप्रॉप जो 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ इसमें हम सकरी और चौड़ी पत्ती के लिए यदि किसान भाई दोनों खरपतवारों को नियंत्रण करना चाहते हैं तो प्रीमिक्स के रूप में हमें क्लोडिनोफॉप और मेटसल्फ्यूरान उसकी 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप करेंगे तो दोनों प्रकार के खरपतवार नियंत्रित हो जाएंगे। किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, कौन कौन से खरपतवार आते हैं, कैसा प्री इमरजेंसी आपको उनका उपयोग करना है, खरपतवार नाशी का, किस प्रकार से खरपतवारों को आपको अंकुरण के बाद और अंकुरण के पहले आप उनका उपचार कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले किसान की ओर और उनसे जानते हैं उनका प्रश्न क्या है और एक्सपर्ट से जानेंगे उनका उत्तर। आपका नाम क्या है? चरण सिंह यादव, ग्राम गोबरहिला से। हमने चने लगाए हैं, उसमें कब कब पानी लगाना है? आपका प्रश्न चने को लेकर है। ये किसान हमारे गोबरहिला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका प्रश्न है चने को लेकर कि चने में कौन सी वैरायटी में कितना पानी किस समय पर देना चाहिए। हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे इस बारे में। देखिए, आपने जैसे प्रश्न किया चने में कितना पानी देना है और कितनी मात्रा देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चना एक दलहनी फसल है और इसमें पानी की जो है मात्रा गेहूं की अपेक्षा काफ़ी कम लगती है। तो पहला तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चने में हल्की सिंचाई करना है और वो भी स्प्रिंकलर से करना है और सिंचाई 50% फूल आने के पश्चात ही आप सिंचाई उसमें करें। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि चने में खड़ी फसल में यूरिया का छिड़काव ना करें, क्योंकि चने में जो
राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो कि उसकी जड़ों में होते हैं, वो वायुमंडल से अपने आप ही जो है एक बार की फसल के बाद नत्रजन का संचय करने लगते हैं। इसलिए खड़ी फसल में चने में जो है यूरिया का प्रयोग भी ना करें। बहुत से किसान भाई जिन्होंने चने की फसल बोई है उनको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि उनको चने में सिंचाई कब कब करनी है और किस मात्रा में करनी है और कब उन सिंचाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अच्छी बात यह है कि हमारे साथ आज कार्यक्रम में एक महिला किसान भी हैं। अच्छा लगता है कोई महिला जब किसानी करती हैं, तो उनका भी कोई प्रश्न होगा, उनसे पूछते हैं उनका क्या प्रश्न है। गौरला, मैं पूछना चाहती हूँ कि इस सीजन में गेहूँ बोना है तो उसमें कितना पानी डालना चाहिए और कितना मतलब उसमें दवाई डालना चाहिए जिसमें कीड़े ना लगे और ख़राब ना हो। हमारी महिला किसान का प्रश्न है कि जो सीज़न गेहूं का चल रहा है, लेट वैरायटी कौन कौन सी लगानी चाहिए, उनमें कौन सी सिंचाई कितनी मात्रा में करनी चाहिए, तो इसका हम जानेंगे एक्सपर्ट से इसका जवाब। सर, जैसे हमारी महिला कृषक ने पूछा है कि गेहूं में कब कब सिंचाई करना है, तो गेहूं में क्या होता है कि किस्म प्रकार ले आई है। गेहूं में हम 1 से लेकर के 5 तक पानी दे सकते हैं। अब वो किस्म के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें कितने पानी हमको देना है। अमूमन हमको जैसे 3 से कम पानी नहीं देना चाहिए गेहूं में। और यदि बरानी क्षेत्र में लगाया है जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां कम से कम 1 पानी तो हमको लगाना ही चाहिए। तो पहला पानी हमको गेहूं में 21 दिन के बाद देना है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी हमको ज़्यादा नहीं देना है। पानी को हमें व्यर्थ नहीं करना है कि पानी इतना ज़्यादा दे दिया है, खेत में पानी भरा रहा है। यदि खेत के अंदर पानी ज़्यादा दिन तक भरा रहेगा तो गेहूं की बढ़वार रुक जाती है। इसलिए पहला पानी 21 दिन में, दूसरा पानी हमको 45 दिन में, तीसरा पानी 65 दिन में, चौथा पानी आप 80 से 85 दिन में, और 5वां पानी आप 1 से 10 दिन के बीच में हम गेहूं की फसल में दे सकते हैं। और जितनी बार आप पानी दें उतनी बार ही हमको यूरिया डालना है, लेकिन यूरिया को हमको टुकड़ों में देना है। यदि हमारे पास 1 पानी है तो पहले पानी में पूरा यूरिया दे दीजिए, आप 2 पानी है तो 2 पानी में दीजिए। क्या होगा, जितनी बार हम देंगे उतनी बार पौधे उसको आसानी से ले लेंगे। यदि एक बार में ही पूरा यूरिया दे दिया जाएगा तो यूरिया क्या होता है, बहुत जल्दी से जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाता है और पौधे को उपलब्ध नहीं होता। इसलिए हमारी पैदावार उतनी अच्छी नहीं होती और लागत हम लगा देते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और आजकल क्या हो गया है, स्प्रे करने वाले, छिड़काव करने वाले उर्वरक आ गए हैं। आप उनका भी छिड़काव, लेकिन पहला छिड़काव उनका नहीं करना है। आप दूसरा तीसरा उनका छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे नैनो यूरिया आ रहा है, नैनो फॉस्फोरस आ रहा है, और 12 आपका लिक्विड और फर्टिलाइजर आते हैं। उनका ही बहुत अच्छा रिजल्ट है। जिनके किसान भाइयों के पास मान लीजिए पानी नहीं है और उनको अपने दाने बोल्ड करना है, तो अंतिम रूप में वो इन लिक्विड तरल उर्वरकों का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे उसके दाने की चमक बहुत अच्छी होगी, दाना बोल्ड होगा और आपको उपज अच्छी प्राप्त हो। किसान भाइयों, हमने आज जाना, किसानों से प्रश्न पूछे, उनके उत्तर जाने। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, हमारे बीच आज एक ऐसे किसान भी हैं जो विदेश भी घूम के आए हैं। तो हम राठी जी से जानना चाहेंगे, विदेश में उन्होंने खेती की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी देखी और अपने किसान भाइयों से क्या साझा करना चाहते हैं वो। राठी जी। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि विदेश में मैं हॉलैंड और इजराइल गया, तो हॉलैंड में मैंने ये देखा कि दूध का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से जो है किसान भाई खेती के साथ में ले सकते हैं और अपनी कमाई को जो है, जो कम लागत में ज़्यादा दूध जो है मिले और खेती में फ़ायदा हो, इस तरह की एक वो देखा। दूसरा जो है, किस तरह की से लोग आपने आज तक एमपी या पूरे भारत में गिलास हाउस जो है, गिलास हाउस में भी वहाँ खेती होती है। तो टमाटर की खेती मैंने गिलास हाउस में देखी। एक छोटी सी मिट्टी 1 किलो की उसमें थैली में और पूरा पौधा लगा हुआ और ऊपर तक जो है वो टमाटर जो है पूरा फलता हुआ, साथ में उसका उत्पादन बहुत अच्छा, साथ में पूरा का पूरा वो टमाटर आपका विदेश जाता है वहाँ से भी, और उसका डंठल नहीं तोड़ते। यहाँ पे जो है लोग डंठल तोड़ने के बाद में उसको 3-3 दिन तक आपका स्टॉक में रख सकते हैं। ये चौथा जो है, हमने फिर इजराइल में तो जो है आज आप देख रहे हैं हमारे यहाँ इंडिया में स्प्रिंकलर जो पद्धति है वो इजराइल की देन है, ड्रिप वाली जो है वो भी इजराइल की है। तो वहाँ पूरी खेती, चाहे आपका गेहूं, चना, फल की खेती,
जितनी भी खेती होती है वो आपकी जो है ड्रिप और स्प्रिंकलर से होती है। कम पानी में ज़्यादा सिंचाई करना जो है इजराइल की ही देन है। साथ में जो है वो लोग समुद्र के पानी को पीते हैं, तो समुद्र के पानी को पीने के लिए किस तरह फिल्टर लगा हुआ है उनके यहाँ, वो पानी को बिल्कुल साफ करते हैं और तेल अबीब और दो पूरे उनके जो बड़े बड़े हैं वहाँ का पानी पूरा गंदा पानी इकट्ठा करके और फिर उसको जो है वो लोग उस पानी को करके तैयार और खेती के काम में लेते हैं। मतलब कम पानी में अधिक उत्पादन लेना है तो आप इजराइल जो है एक देन है इंडिया के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए जो है कि कम पानी में खेती कैसी की जाए और साफ पानी समुद्र को कैसे पिया जाए, उनका मेन जो है लक्ष्य ये है। और तो हर किसान भाई को हमारे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से गए थे हम तो लोग, जो बड़े किसान थे उनको 90% पैसा लगा था, छोटे किसान को 25% देना पड़ा था। तो सरकार की अगर दोबारा स्कीम आती है तो किसान को जरूर जाना चाहिए और देख के आना चाहिए कि इंडिया से हटके कैसे जो है वहाँ का उत्पादन है किसी भी देश में और किसान किस तरह संपन्न है। किसान भाइयों, जैसा आपने देखा कि हमारे बीच के किसान विदेश घूम के आए हैं, हॉलैंड घूम के आए हैं, इजराइल घूम के आए हैं और वहाँ जाके उन्होंने देखा, वहाँ की खेती किसानी के बारे में नई नई जानकारी ली। हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई होंगे जो विदेश जाने की इच्छा रखते होंगे, तो उनके लिए कैसे आसान हो सकता है विदेश जाना, इसके बारे में हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर हरीश श्रीवास्तव सर से। जैसा कि अभी हमारे बीच राठी जी ने जो विदेश के अनुभव साझा किए हमारे सभी किसान भाइयों से, और मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक खेती में बदलाव नहीं ला सकते। अगर मैं जैसे कि राठी जी ने बताया कि इजराइल के जो अनुभव इन्होंने शेयर किए कि किस प्रकार से कम पानी में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, और वर्तमान समय में जो है पानी की हमारे देश में भी कमी हो रही है, तो उस कमी को दूर करने के लिए किसान भाई जो है कम पानी की फसलें लगाएं और जिसमें कि कम पानी से पानी की आवश्यकता कम पड़े। जहाँ तक सरकार की मैं बात करना चाहता हूँ कि चाहे वो भारत सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, किसानों की तरक्की के लिए किसानों के लिए काफ़ी स्कीम ला रही है। और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, उन्नत खेती करने से लागत कम होती है और साथ में अच्छी पैदावार भी होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नई नई योजनाएं आ रही हैं उनका सारे किसान भाई लाभ लें, और यदि आपको मौका मिलता है तो ज़रूर जो है दूसरे देशों में या हमारे देश में जो उन्नतशील किसान हैं या जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि महाविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनमें समय समय पर जाकर उन्नत कृषि तकनीक के उपायों को यदि आप देखेंगे तो आप खेती में नित्य नए परिवर्तन करते हुए अच्छी पैदावार लेंगे, जो कि आपके जीवन स्तर को सुधारने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। किसान भाइयों, जैसा कि आज चौपाल चर्चा में हमने जाना ग्राम गोबरहिला किसानों की खेती के तरीकों के बारे में, एक्सपर्ट ने काफ़ी अच्छी सलाह दी किस प्रकार से खेती किसानी की जानी चाहिए, किस प्रकार से आपको अलग अलग बीमारियों से रक्षा की जा सकती है या कीट पतंगों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे किसान थे जो विदेश घूम के आए हैं, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। आज के कार्यक्रम में आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। आपसे अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।